बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आप कह दीजिए कि मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की है, और अंधेरी रात की तारीकी के शर से जब उसका अंधेरा फैल जाए, और गिरा लगाकर उनमें फूंकने वालियों के शर से भी, और हसद करने वाले की बुराई से भी जब वो हसद करे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हदीस मुबारक है, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते हुए सुना, जो कोई बंदा अल्लाह से दुआ करके मांगता है, अल्लाह उसे या तो उसकी मांगी हुई चीज़ दे देता है, या उस दुआ के नतीजे में उस दुआ के मिसल उस पर आई हुई मुसीबत दूर कर देता है, जब तक उसने किसी गुनाह या कता रहमी की दुआ ना की हो। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जी, हमारा जो आज का टॉपिक है, हमने कल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को स्टार्ट किया था एंड किया था। इसमें सर्वे स्टडीज़ को हमने डिस्कस कर लिया था। दूसरा डेवलपमेंटल स्टडीज़, यहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे। हमने बात की थी कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, ये बेसिकली जो करंट फिनोमेना, कोई प्रोसेस, करंट सिनेरियो, सिचुएशन या स्टेटस की स्टडी का नाम है। लोगों की ओपिनियंस, व्यूज़, बिलीव्स, हैबिट्स किसी भी सिचुएशन के बारे में क्या है, उनकी जो स्टडी है, इसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च 3 तरह की होती है। सर्वे स्टडीज़, इसमें हमने कहा कि लोगों से इंटरव्यू लेकर या क्वेश्चनर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उनके व्यूज़ को, पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, उनकी ओपिनियन को कलेक्ट करना, ये सर्वे स्टडी है। और दूसरी इसकी टाइप डेवलपमेंटल, और तीसरी है इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़। तो डेवलपमेंटल स्टडीज़ हमारा आज का पहला टॉपिक है। डेवलपमेंटल स्टडीज़ में हम देखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट, जो प्रोग्रेसिव चेंजेस आते हैं किसी इंडिविजुअल में, किसी इदारे में, उनकी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, तो उसकी जब हम बात करते हैं, उसकी जब हम स्टडी करते हैं, तो इसको डेवलपमेंटल रिसर्च या डेवलपमेंटल स्टडीज़ कहा जाता है। Developmental studies are related to the human development. It focuses on progressive changes that occurs as an organism develops. It differentiates children at different levels of age, growth or maturation. जो different developmental levels हमने psychology में जैसे पढ़े हैं, तो इनकी जो स्टडी है एक इंडिविजुअल की कंसेप्शन से लेकर डेथ तक, तो इसको हम किस स्टडी में देखेंगे? डेवलपमेंटल स्टडीज़ में देखेंगे। इसकी कुछ टाइप्स हैं। ग्रोथ स्टडीज़, इसमें हम ह्यूमन ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे, या इसी तरह एक इंडिविजुअल है, उसकी ग्रोथ पे हम फोकस कर रहे हैं। ग्रुप है, कोई एक कास्ट है, क्रीड है, या कोई मजहबी जमात है, कोई सियासी जमात है, उससे एफिलिएटेड लोग हैं, या कोई इदारा है, तो वो कैसे जो है उस इदारा वो चल रहा है, उसकी ओपिनियंस, बिलीव्स, वैल्यूज़, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सब क्या है, तो ये उस इदारे की बात हो जाएगी। इसी तरह अगर ह्यूमन की हम बात करेंगे, तो उसकी डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ, उसकी डिफरेंट स्टेजेस, तो इसको ग्रोथ स्टडी कहा जाएगा। ये 2 तरह की होती है ग्रोथ स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल मेथड, और दूसरा क्रॉस सेक्शनल और हॉरिजेंटल मेथड। एक इंडिविजुअल हम लेंगे, फ़र्ज़ करें हम छठी क्लास के किसी एक बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसको स्टडी करना चाह रहे हैं, या किसी एक बच्चे को फ़र्ज़ करें वो छठी क्लास में पढ़ रहा है। हम ये चाहते हैं कि छठी से लेकर 8वीं तक वो जो बच्चा है उसमें कौन कौन सी डेवलपमेंटल चेंजेस आती हैं। तो हम एक ही बच्चे को छठी में, 7वीं में, 8वीं में फ़र्ज़ करें, एक ही सैम्पल को हम मल्टीपल टाइम उससे डाटा कलेक्ट करेंगे कि अब क्या सिचुएशन है, अब क्या है, अब क्या स्टेटस है, अब क्या है।
इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़, यानी सेम सैंपल या एक सैंपल को मल्टीपल टाइम या लंबे ड्यूरेशन तक के लिए जो स्टडी किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल मेथड। दूसरा क्रॉस सेक्शनल मेथड। अब हम क्या करेंगे, हम जो है वो छठी क्लास का कोई बच्चे, एक बच्चा या रैंडमली क्लास में से कुछ बच्चे हमने लिए, तो हम देखेंगे कि उनकी जो डेवलपमेंट है वो कहाँ तक हो चुकी है। फिर ये बच्चे जब 7वीं में जाते हैं तो फिर हम रैंडमली देख लेंगे कि 7वीं में जो बच्चे पहुँच चुके हैं तो अब इनकी जो मेंटल अप्रोच है या डेवलपमेंट है वो किस लेवल की है। जो उसके बाद इन बच्चों को जब हम 8वीं क्लास में जब जाएंगे तो फिर हम इनसे डाटा ले लेंगे, लेकिन ये डाटा सेम सैंपल से नहीं होगा, हम किसी भी वक्त किसी से भी ले सकते हैं, किसी भी बच्चे से। तो सैंपल जो इसमें होता है एक दफ़ा एक टाइम में एक सैंपल से डाटा कलेक्ट किया जाता है, दोबारा हो सकता है कि वो सैंपल ना हो, जैसे मैंने कहा छठी में लिया, 7वीं में लिया, 8वीं में लिया रैंडमली। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में सेम सैंपल ऑब्ज़र्व किया जाएगा लंबे ड्यूरेशन के लिए, या हम यूँ कह सकते हैं कि एक ही सैंपल से मल्टीपल टाइम डाटा कलेक्ट किया जाएगा। और क्रॉस सेक्शनल में या हॉरिजॉन्टल स्टडी में सैंपल इज़ ऑब्जर्व्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। छठी में हम एक दफ़ा उनका डाटा ले लेंगे, इसी तरह 7वीं में, इसी तरह 8वीं में, एक वक्त में एक दफ़ा उस सैंपल से यानी एक बच्चे को हमने छठी में देखा, हमने कहा कि उसकी यहाँ तक डेवलपमेंट हो चुकी है, फिर 7वीं में, फिर 8वीं में। इसी तरह जो हम उसमें देखेंगे जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, तो एक ही सैंपल को हम बार बार देखेंगे, बार बार मल्टीपल टाइम, छठी से 8वीं तक हम उसी को स्टडी कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम बार बार नहीं करेंगे, एक ही वक्त में एक दफ़ा उससे डाटा ले लेंगे और बस। फिर हमें जब कभी डाटा चाहिए होगा तो हो सकता है हमारा सैंपल जो है उसी क्लास में से कोई और हो, या हम किसी और जगह से, किसी और स्कूल की उसी छठी क्लास से या 7वीं क्लास से हम डाटा ले लेंगे। सिंपली आपने इतना याद रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जो होती है इसमें एक ही सैंपल को बार बार ऑब्जर्व किया जाता है, जबकि क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हर बार जब भी डाटा लिया जाएगा तो डिफरेंट सैंपल्स होंगे। तो ये इसकी ग्रोथ स्टडी की 2 टाइप्स हैं। उसके बाद है ट्रेंड प्रोजेक्शन स्टडीज़, के जो हमारे करंट ट्रेंड्स हैं, सोशल ट्रेंड्स हैं, इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं, रिलीजियस हैं, टेक्नोलॉजिकल हैं, इसी तरह ये जो हमारे ट्रेंड्स हैं डेवलप हो रहे हैं। तो जैसे हमने कल इसकी डेफिनेशन में भी ये बात की थी कि इफ़ेक्ट्स दैट आर एविडेंट एंड ट्रेंड्स दैट आर डेवलपिंग, इसमें हम वो ट्रेंड्स भी देखते हैं कि जो डेवलप हो रहे होते हैं। तो यही बात यहाँ पे है डेवलपमेंटल स्टडीज़ में कि ट्रेंड प्रोजेक्शन स्टडी में हम बात करते हैं कि इट मेक्स प्रेडिक्शन फ्रॉम सोशल ट्रेंड्स, इकोनॉमिक कंडीशंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस फॉर फ्यूचर प्लानिंग। जैसे हम जो हमारे हैं टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आज से 10 साल पहले हमारे पास मेट्रोला या नोकिया 1100 के फ़ोन हुआ करते थे 15 साल पहले, अब हर किसी के पास स्मार्टफोन है। इसी तरह जो आसाइशें हैं, गैजेट्स हैं, ये इनमें मुसलसल तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो जो ट्रेंड्स नए डेवलप हो रहे हैं उनकी जो रिसर्च या स्टडी है इसको ट्रेंड प्रोजेक्शन स्टडीज़ कहा जाएगा, ये भी डेवलपमेंटल में आता है। और तीसरी है इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़। ये जो क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल वाला क्वेश्चन है ये इम्तिहान में पूछा जा चुका है, दोनों के बारे में डिफरेंट टाइम में। लॉन्गिट्यूडनल मेथड या स्टडी क्या होती है और क्रॉस सेक्शनल क्या होती है। लॉन्गिट्यूडनल इसकी इसी से याद रख लें, लंबे ड्यूरेशन के लिए एक ही सैंपल से बार बार डाटा लिया जाएगा, और क्रॉस सेक्शनल में एक दफ़ा एक सैंपल से डाटा लिया जाएगा तो दोबारा नहीं लिया जाएगा। उसके बाद इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़, ये तीसरी टाइप है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ या रिसर्च की। इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़ में हम 2 या 2 से ज़्यादा जो वेरिएबल्स होते हैं, फिनोमिनाज होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, तो उनका रिलेशनशिप देखते हैं। मसलन एक वालदा वो टीचर है तो उसके जो अपने बच्चे हैं उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उन बच्चों की लर्निंग के ऊपर, उन बच्चों की स्कूल में हाज़िरी के ऊपर इनका क्या असरात हैं। तो एक वालदा ख़ुद टीचर है तो क्या उसके बच्चे कॉम्पिटेंट हैं, ज़हीन फ़तीन हैं या नहीं है, वो स्कूल रेगुलरली जाते हैं या नहीं जाते। तो ये 2 चीज़ों का आप आपस में मवाजना रिलेशन देखते हैं। इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़ में हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस और सेल्फ़ इस्टीम का आपस में क्या रिलेशन है। हम देखते हैं कि वालिदैन के फाइनेंस का उनकी बच्चे की लर्निंग के ऊपर क्या असर है, पॉवर्टी का क्या असर है। इसी तरह तो रिलेशनशिप हम देखते हैं 2 वैल्यूज़ के दरमियान या 2 वेरिएबल्स के दरमियान। इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़, इट इज़ अ स्टडी विच ट्रेसेस इंटर रिलेशनशिप
बिटवीन फैक्ट्स दैट प्रोवाइड अ डीपर इंसाइट इनटू अ फिनोमेना, जो हमें किसी भी प्रोसेस के बारे में इन डेप्थ नॉलेज देते हैं कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। इसकी 3 टाइप्स हैं। केस स्टडी, केस स्टडी में जैसे हमने अभी बात की है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में, हम वहाँ पे सिंगल सैंपल को ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए फोकस करते हैं या उससे डाटा कलेक्ट करते हैं। तो जो केस स्टडी है इसमें भी हम एक इंडिविजुअल है, सिंगल कोई केस है या एक इदारा है, हम उसी एक इदारे को इन डेप्थ इन्वेस्टिगेट करेंगे और उससे डाटा कलेक्ट करेंगे, तो इसको केस स्टडी कहा जाता है। मसलन एक बच्चा जो है वो होमवर्क नहीं करता, होमवर्क क्यों नहीं करता, अब उस बच्चे के ऊपर बच्चे को स्टडी किया जाएगा कंटिन्यूसली कि वो बच्चा यहाँ से जब घर जाता है तो क्या करता है, उसके पेरेंट्स जो है वो उस पर फोकस करते हैं या नहीं करते। ये इदारा अब जो है इस सिचुएशन में है, इसके इतने टीचर्स हैं, क्लास 4 हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये टीचिंग मेथड यहाँ पे अडॉप्ट किए जा रहे हैं और अब उसी इदारे को जो है मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह से इन डेप्थ रिसर्च की जाएगी, स्टडी किया जाएगा, तो इसको हम केस स्टडी कहते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ सिंगल केस आर लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस। इट इन्वॉल्व डिटेल डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ सिंगल पर्सन, इवेंट, इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी। तो किसी एक इंडिविजुअल को, किसी ग्रुप को, किसी इदारे को, किसी इवेंट को जब हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं तो इसको हम केस स्टडी कहते हैं। उसके बाद इसकी जो दूसरी टाइप है इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़ की, ये है काजल कंपैरेटिव रिसर्च, या इसको एक्स पोस्ट फैक्टो भी कहा जाता है। हमें वजह पता होती है किसी भी चीज़ की, तो हम उस वजह के असरात तलाश करते हैं। हमें पता है कि एक वालदा, वो जो नर्स है, उसने सुबह जल्दी जाना है स्कूल, अपनी ड्यूटी पे हॉस्पिटल में, या डॉक्टर है वो, उसने सुबह बच्चे के उठने से पहले अपने ड्यूटी पे चले जाना है। तो इससे बच्चे की जो स्कूल में एब्सेंटिज़म है या स्कूल में जो उसकी प्रेजेंस है उस पर क्या असर पड़ता है। उसकी वालदा तो घर होती नहीं है, तो क्या असर पड़ता है। हमें वजह पता है कि वालदा जो है वो वहाँ जाती है, अपनी ड्यूटी करती है, तो जो बच्चा है उसका वो स्कूल कभी आता है कभी नहीं आता, उसकी वजह हमें पता है। तो फिर हम क्या करते हैं, उसके असरात देखते हैं उस चीज़ के कि ये वालदा जो है, चूँकि इसकी वालदा ख़ुद एक पब्लिक सर्वेंट है, उसकी अपनी जॉब है, वो बच्चे के उठने से पहले चली जाती है और उसके सोने के बाद आती है, तो इसके बच्चे के ऊपर ये असरात हैं। वजह पता है हमें, फिर हम उसके असरात देखते हैं, इसलिए इसको काजल कंपैरेटिव या एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब हमें पहले से फैक्ट्स का पता है कि ये उसकी वजह ये है, लेकिन उसके असरात क्या हैं। इट एक्सप्लोर द पॉसिबल काजेज ऑफ इफेक्ट्स आर एग्जिस्टिंग डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। इट अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई काज इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि वो जो रिलेशनशिप है उस वजह के क्या, सिंपली आप ये अंडरस्टैंड करें कि वो जो काज है उसके क्या असरात हैं, इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इसको काजल कंपैरेटिव रिसर्च कहा जाता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ हैविंग अ वर्किंग मदर ऑन स्कूल एब्सेंटिज़म इसकी एग्जांपल है। और तीसरी इसकी टाइप है इंटर रिलेशनशिप की कोरिलेशन में दो चीज़ों का आपस में रिलेशन देखा जाता है कि वो उनका जो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी बढ़ती है या कम होती है, एक चीज़ बढ़ती है दूसरी भी बढ़ती है, एक चीज़ बढ़ती है दूसरी कम होती है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ नहीं बढ़ती, ये डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं। तो को रिलेशनल रिसर्च इट एक्सप्लोर द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस्ड एज को रिलेशन कोएफिशिएंट। द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स डज नॉट मीन काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी यहाँ पे हम काज और इफेक्ट नहीं देखते, बल्कि हम ये देखते हैं कि इनका आपस में क्या, दो वेरिएबल्स का रिलेशन क्या है। एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ती है, मसलन जैसे यहाँ पे इंटेलिजेंस और सेल्फ इस्टीम की बात है। इंटेलिजेंस जो है हमने देखा है कि सिंपली एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इन न्यू सिचुएशन, या एक प्रॉब्लमेटिक एक्ट में जो हमारी हायर थिंकिंग स्किल्स हैं उनको यूज़ करके उस सिचुएशन में ख़ुद को अडॉप्ट करना, एडजस्ट करना, ये इंटेलिजेंस कहलाता है। किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन क्विकली फाइंड आउट करना, नतीजे तक पहुंच जाना, ये भी इंटेलिजेंस है। अब सेल्फ़ इस्टीम क्या है, मैं दूसरों की इज़्ज़त करता हूँ, दूसरे मेरी इज़्ज़त करेंगे,
मेरी ये अचीवमेंट है, मैंने बहुत अच्छा कर लिया है, ये है मेरी सेल्फ़ इस्टीम। इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? मेरी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, जहानत बढ़ेगी तो सेल्फ़ इस्टीम पे उसका असर पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो ये को रिलेशन इसमें देखे जाते हैं। एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड सेल्फ इस्टीम। को रिलेशन किसको कहा जाता है? को रिलेशन कोएफिशिएंट शोज़ द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, के दो वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशन है। तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च थी, मैं रिपीट कर देता हूँ। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमने कहा कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करंट स्टेटस को, हिस्टोरिकल इससे पहले हमने पढ़ा है कि पास्ट इवेंट की स्टडी है, जबकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करंट स्टेट, जैसे इसकी हमने 3 टाइप्स अभी पढ़ भी ली हैं, तो करंट सिनेरियो, करंट स्टेटस, व्हाट इज़, ये इस पे फोकस करती है। व्हाट वाज ये हिस्टोरिकल है, व्हाट इज़ ये डिस्क्रिप्टिव होती है, व्हाट विल बी ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। तो इसमें हम फोकस करते हैं व्हाट इज़, क्या हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, लोगों के क्या व्यूज़ हैं, वो क्या ओपिनियन बिलीव्स रखते हैं, किस तरह के ट्रेंड्स वो लाइक कर रहे हैं, किस तरह के ट्रेंड्स वो डेवलप कर रहे हैं, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। तो इसकी हमने एक टाइप कल पढ़ी थी सर्वे स्टडी, दूसरी आज हमने डिस्कस की है डेवलपमेंटल स्टडीज़। तो डेवलपमेंटल स्टडीज़ में हमने कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट को फोकस किया जाता है, कि जो प्रोग्रेसिव चेंजेस आ रही हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं डेवलपमेंट में, इसी तरह ट्रेंड्स में, इसी तरह किसी भी कोई भी हमारे यहाँ जो सोशल, इकोनॉमिक या रिलीजियस एडवांसमेंट आ रही हैं, तो हम उनको देखते हैं डेवलपमेंटल स्टडीज़ में। हमने कहा कि इसकी जो है वो 2 टाइप्स होती हैं डेवलपमेंटल स्टडीज़ की। ग्रोथ, इसमें हम ह्यूमन ग्रोथ को या किसी भी इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ को, आज उसमें 500 बच्चे हैं तो अगले एकेडमिक सेशन में उसमें 800 बच्चे हो जाते हैं, अगले एकेडमिक सेशन में उसमें 2000 बच्चे उन्होंने एडमिशन लिया। तो ग्रोथ किसी भी इदारे की, किसी भी एक ग्रुप की, मसलन ये ग्रुप सियासी, समाजी, कोई भी हो सकता है। 2 इसकी टाइप्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल स्टडी, एक सैम्पल है, एक ही बच्चा है, उसको 6ठी, 7वीं, 8वीं में हम, या पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में हम जो बार बार उसको स्टडी कर रहे हैं, उससे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसकी डेवलपमेंटल चेंजेस को नोट कर रहे हैं। और दूसरा क्रॉस सेक्शनल और हॉरिजेंटल मेथड। हमने देखा कि 2 साल की एज में एक बच्चा पहुंच जाता है तो उसकी मेंटल अप्रोच ये होती है। फिर हमने किसी और बच्चे को देखा जो 3 साल की एज का था, तो हमने कहा कि 3 साल की एज में जब बच्चा पहुंचता है तो उसकी मेंटल अप्रोच ये होती है। अब सैम्पल वही नहीं था, सैम्पल हमारा कोई और है। सैम्पल इज़ ऑब्जर्व्ड एट 1 पॉइंट इन टाइम, ये जो है इकोनॉमिकल होता है, लॉन्गिट्यूडनल ये एक्सपेंसिव होता है। दूसरा ट्रेंड प्रोजेक्शन, इसकी स्टडीज़ की हमने बात की है कि जो करंट हमारे ट्रेंड्स डेवलप हो रहे हैं, सोशल हैं, इकोनॉमिक हैं, टेक्नोलॉजिकल हैं। तीसरी टाइप इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़, 2 वेरिएबल के दरमियान, 2 फैक्ट्स के दरमियान क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है, वो एक दूसरे को इन्हांस कर रहे हैं या एक दूसरे को डिक्लाइन कर रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप देखा जाता है इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़ में। सबसे पहले इसकी हमने बात की है कि 3 टाइप्स होती हैं। केस स्टडी, इन डेप्थ स्टडी, किसी भी चीज़ को, चाहे वो इदारा है, चाहे वो कोई ग्रुप है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल है, तो उसकी इन डेप्थ स्टडी, मुकम्मल उसकी डिटेल देखी जाएगी, जांच पड़ताल अच्छी तरह से उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी, तो ये केस स्टडी कहलाता है। इसमें सिंपली आपने याद रखना है कि केस स्टडी में और इसमें इंटर जो हमने लॉन्गिट्यूडनल की बात की, इसमें भी एक ही चीज़ को हम बार बार लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए स्टडी करते हैं लॉन्गिट्यूडनल में, जबकि केस स्टडी में हम बात करते हैं कि इसकी हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं, मुकम्मल तौर पर एनालाइज करते हैं किसी पर्सन को, इवेंट को, सिचुएशन को या किसी भी कम्युनिटी को। दूसरा काजल कंपैरेटिव या एक्सपोज फैक्ट, तो हमें वजह पता होती है कि इसकी वजह ये है, अब उस वजह के, उस काज के असरात क्या क्या होते हैं, इसको हम स्टडी करेंगे तो ये काजल कंपैरेटिव बन जाएगा। तीसरा हमने बात की है कोरिलेशन। कोरिलेशन में हमने कहा कि 2 जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान किस तरह का रिलेशन, बॉन्ड या लिंकेज है, तो इसकी स्टडी कोरिलेशनल रिसर्च कहलाती है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड एक सिस्टमैटिक मेथड होता है, सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड, एम्पिरिकल मेथड होता है। ये सिस्टमैटिक क्या होता है, एक मुनज़्ज़म अंदाज से ये कंडक्ट किया जाता है। हमें प्रॉब्लम का पता है, प्रॉब्लम के बाद हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, उस हाइपोथेसिस की बेस पे हम तजर्बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फिर हम डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा आ जाता है तो उसको हम एनालाइज़ करते हैं, एनालाइज़ करने के बाद हम रिज़ल्ट्स बनाते हैं और फिर उनको रिपोर्ट करते हैं। तो ये एक सिस्टमैटिक मेथड होता है साइंटिफिक। दूसरा कंट्रोल्ड, कंट्रोल से मुराद ये है
कि आप क्लास पढ़ा रहे हैं तो आप फ़र्ज़ करें आप अपनी क्लास के अंदर इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड यूज़ आपने किया है या आप अपनी क्लास के अंदर विजुअल एड्स आपने यूज़ किए हैं। अब आप ये देखना चाहते हैं कि उन विजुअल एड्स का बच्चों की लर्निंग के ऊपर क्या असर है। तो अब बाकी सारी चीज़ें क्लास के अंदर वही रूटीन वाली चलाएंगे, कोई ऐसी नई चीज़ उसमें आप शामिल नहीं होने देंगे या उसमें से कोई चीज़ कम नहीं होने देंगे, सारी चीज़ें उसी पेस में चलाएंगे। लेकिन एक चीज़ का आपने इजाफा किया है, वो क्या है? विजुअल एड्स जो आप पहले यूज़ नहीं करते थे अब आप कर रहे हैं। अब आप ये देखना चाहते हैं कि इनके बच्चों की जो लर्निंग है उसके ऊपर क्या असरात हैं, तो इसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, अब यही इन्वायरमेंट अगर जो इसका उल्ट होता है, कंट्रोल का उल्ट होता है नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या होगा? कोई रोकथाम नहीं है, बस आप जो है विजुअल एड्स के साथ भी पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा जो है वो एक्टिविटीज़ अपने ख़ुद से कोई डिस्कशन में भी शामिल है, कभी आप एक्टिविटीज़ भी करवा रहे हैं आप जो पहले आप नहीं करवा रहे थे। तो ये एक नेचुरल इन्वायरमेंट है, ख़ुद से जो चल रहा है उसको चलने दें, आप उसको कंट्रोल नहीं करते। तो इसका उल्ट जो है वो ये सिस्टमेटिक है, कंट्रोल्ड होता है, एम्पिरिकल जिसमें हम कोई एक्सपीरियंस करते हैं, critical investigation of hypothetical proposition about the supposed relation among natural phenomena। तो इसमें हम क्रिटिकली इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी भी फिनोमेना या प्रोसेस को एक हाइपोथेसिस डेवलप करके। याद रखिएगा साइंटिफिक मेथड या एक्सपेरिमेंटल मेथड की जब भी बात आएगी तो इसमें इसका मेजर जो फोकस है वो हाइपोथेसिस के ऊपर होता है कि हम हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं और उस हाइपोथेसिस के बाद हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम a research problem is identified and defined। सर अगर ये हाइपोथेसिस की बात आ जाए जी, तो सर स्टेटमेंट ऐसी किस तरह समझ आएगी कि ये साइंटिफिक मेथड की बात कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंट मेथड की बात कर रहे हैं? साइंटिफिक मेथड जो है वो एम्पिरिकल मेथड है, हम यही बात कर रहे हैं कि साइंटिफिक मेथड एक्सपेरिमेंटल मेथड है। जी सर, ये जो साइंटिफिक मेथड है इसमें भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं और जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है उसमें भी हम हाइपोथेसिस ही बनाते हैं। तो इसलिए ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है या फिर आपसे एक्सपेरिमेंटल मेथड के तौर पर भी स्टेटमेंट आ सकती है, तो वो भी पूछा जा सकता है। तो हम कह रहे हैं कि ऑप्शन आएंगे वो या एक्सपेरिमेंटल मेथड, किस तरह इसके ऑप्शन आएंगे सर? ये एक्सपेरिमेंटल मेथड होगा या फिर उसमें इसका जवाब वो भी आ सकता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड भी आ सकता है, साइंटिफिक मेथड भी आ सकता है, तो दोनों में कोई एक हो सकता है। स्टेप्स फॉर और सर ये एट अ टाइम दोनों ऑप्शन तो नहीं आ सकती ना, नहीं आ साइंस सकते, और नहीं एक्सपेरिमेंटल? आ सकते, जी तो नहीं एक ही आएगी ना? जी बिल्कुल, एक ही आएगी। स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड अकॉर्डिंग टू जोहन डेवी ने कहा सबसे पहले आप हाइपोथेसिस बनाएं, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस हम किस की बेस पे बनाते हैं? ऑब्वियसली हम अपने प्रॉब्लम्स की बेस पे बनाएंगे। पॉसिबल सोल्यूशन आर फार्मूलेटेड, मसलन वही मिसाल जो मैंने स्टार्ट में दी है कि बच्चा लेट आता है, तो हो सकता है बच्चे को कन्वेंस का कोई प्रॉब्लम हो, या हो सकता है बच्चा आदी है, तो हो सकता है बच्चा जो है स्कूल आने से पहले कि किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। तो एक हाइपोथेसिस बनाया जाएगा कि ये वजह हो सकती है उसके आने की, लेट आने की। कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, उसके बाद फिर डाटा कलेक्ट किया जाएगा, ऑब्ज़र्व किया जाएगा कि वो बच्चा जब घर से निकलता है कहाँ जाता है, कैसे कैसे आता है। फिर ड्राइंग कंक्लूजन, उसके बाद हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं कि ये देखा गया इतने दिन उस बच्चे को ऑब्ज़र्व किया गया, तो ये देखा गया कि इस टाइम से इस टाइम तक ये जो आधा घंटा बच्चा एक लेट आता है फ़र्ज़ करें, तो उसकी ये वजूहात हैं। उसके बाद कन्फर्मेशन या डिसकन्फर्मेशन, वो जो हाइपोथेसिस बनाया था, हमने कहा था कि बच्चा फ़र्ज़ करें इस वजह से लेट आता है कि वो सुबह स्कूल आने से पहले खेल कूद में मशगूल हो जाता है, तो फ़र्ज़ करें वही जो चीज़ है वो साबित हो जाती है, तो हमारा हाइपोथेसिस कन्फर्म हो जाएगा। इन केस के वो वजह नहीं होती तो फिर हमारा हाइपोथेसिस डिसकन्फर्म होगा, फिर हम क्या करेंगे, अपने हाइपोथेसिस को मॉडिफाई करेंगे और दोबारा से काम शुरू कर देंगे। तो ये साइंटिफिक मेथड होता है। इसके स्टेप्स आगे भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी जाके हम देखते हैं अगली स्लाइड में। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं, वैसे ये जो पूछा जाता है कि वो कौन सी रिसर्च है जिसमें हम किसी भी वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, ये एमसीक्यूज़ में कई बार पूछा गया है, तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं। और जो साइंटिफिक मेथड है इसमें आप कह लें कि जो
MCQs पहले आते रहते हैं, तो वो ये होते हैं कि साइंटिफिक मेथड ये हाइपोथेसिस की बेस पे या प्रोपोजिशन की बेस पे ये चलता है साइंटिफिक मेथड, जबकि इसका जो मेजर फोकस होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का, इसमें हम क्या करते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको देखा जाता है कि उसके डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या असरात है। मैं एक मिसाल देके समझाता हूँ। एक टीचर किताब के बगैर पढ़ाता है फ़र्ज़ करें, तो कभी भी उसने जो है वो किताब नहीं उठाई, जब भी वो क्लास के अंदर आता है तो जो उसको याद है थोड़ा बहुत वो उसको पढ़ाना शुरू कर देता है। अब उसके हेड टीचर ने उसे कहा कि नहीं यार, आप जो है ना, आप तो बुक को हाथ ही नहीं लगाते, आप जो है, वो कहते नहीं जी मेरा इतना तजर्बा है, ये वो फलां फलां। तो वो कहते नहीं यार, आप जो है किताब से पढ़ाया करें, इससे बच्चों की लर्निंग ज़्यादा बेहतर होगी और आप भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे चीज़ों को। अब वो कहता है कि नहीं जी ऐसे नहीं हो सकता, मुझे तो सारी चीज़ें याद हैं, ये वो। तो टीचर क्या करता है, हेड टीचर वो बच्चों का टेस्ट लेता है, टेस्ट लेके वो कहता है कि चले मैंने एक दफ़ा ये टेस्ट ले लिया, अब आप इसी टॉपिक को जो है वो किताब के ज़रिए से पढ़ाएं, पहले ख़ुद पढ़ें और किताब के ज़रिए से इसको आगे कंटिन्यू करें। तो वो वहाँ बैठ जाता है हेड टीचर। अब टीचर जो है वो किताब में से वो अपना टॉपिक देखता है फ़र्ज़ करें, तो वो देख के वो उसको पढ़ाता है अच्छी तरह से। अब इस किताब से उसने जो है उसको देखा, उसमें से अपना लेसन या प्लान जो है वो तैयार किया, तैयार करके उसको पढ़ाया। तो देखा ये जाएगा कि किताब के ज़रिए से पढ़ाने के बाद बच्चों की लर्निंग के ऊपर क्या असर हुआ। तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़, उसने जो है वो किताब को फॉलो किया, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो लर्निंग है वो इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई, तो वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसकी एक और मिसाल है कि टीचर क्लासरूम के अंदर एक्टिविटी मेथड यूज़ कर रहा है, उससे पहले उसने एक्टिविटी मेथड यूज़ नहीं किया। अब वो ये देखना चाहता है कि एक्टिविटी मेथड से क्या बच्चों की लर्निंग इंक्रीज़ होती है या नहीं होती। तो जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी बेस्ड मेथड है, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसको हमने जिसके असरात हमने देखने हैं, इसलिए इसको काज भी कहा जाता है, इसको स्टिमुलस भी कहा जाता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक वेरिएबल यानी एक चीज़ जिसका दूसरे के ऊपर असर होता है, हम वो देखते हैं कि क्या इसके असरात हैं। इट इन्वॉल्व मैनिपुलेशन ऑफ एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ इट्स इफ़ेक्ट्स ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल वाइल कंट्रोलिंग रेलिवेंट और एक्सट्रेनियस वेरिएबल। अब एक टीचर जो है वो एक्टिविटी बेस्ड मेथड से वो पढ़ाना चाह रहा है, तो ये देखा जाएगा कि इस एक्टिविटी बेस्ड मेथड से बच्चों की लर्निंग ज़्यादा हुई है या होती है या नहीं होती। बाकी सारी चीज़ें क्लास की सारी सेम रखी जाएंगी। फ़र्ज़ करें ये बच्चे जो है पहले डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं होते थे, अब वो डिस्कशन में स्टार्ट कर देते हैं। टीचर की एक्टिविटी के बाद वो एक दूसरे को उनकी लर्निंग मज़ीद इन्हांस होगी। ऑब्वियसली वो एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट कर देते हैं, उससे भी लर्निंग उनकी ज़्यादा होगी। या हो सकता है टीचर पहले क्वेश्चन आंसर मेथड यूज़ नहीं करता, तो वो एक्टिविटी के बाद क्वेश्चन आंसर भी शुरू कर देता है। तो ये इररेलेवेंट चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो इनको एक्सट्रेनियस या वेरिएबल कहा जाएगा, रेलिवेंट या एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहा जाएगा, जो उससे हट के हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है वो किस चीज़ के ऊपर होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो असरात होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं। इट इन्वॉल्व द मैनिपुलेशन ऑफ एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ इट्स इफेक्ट्स ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट एक्टिविटी मेथड थी और डिपेंडेंट उसको यूज़ करने के बाद वो जो लर्निंग है, ये असरात हम देखते हैं। J.W. बेस्ट ने कहा कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन है और एनालिसिस है कि व्हाट विल अकर अंडर केयरफुल कंट्रोल्ड कंडीशन। कंट्रोल और नेचुरल की मैंने आपको पहले पिछली स्लाइड पे एक्सप्लेनेशन दे दी है कि सारी चीज़ें सेम रखी जाएंगी। वो एक चीज़ जो नई इंट्रोड्यूस कराई जा रही है जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, वो तब्दील की जाएगी। तो J.W. बेस्ट ने कहा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ व्हाट विल अकर अंडर केयरफुली कंट्रोल्ड कंडीशन। व्हाट वाज ये हिस्टोरिकल, व्हाट इज़ ये डिस्क्रिप्टिव, व्हाट विल बी ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम काज और इफेक्ट रिलेशनशिप डिटरमाइन करते हैं, यानी अ सिचुएशन इन विच रिलेशनशिप बिटवीन काज एंड इफेक्ट इज़ डिटरमाइंड। जैसे हमने ऊपर बात की, एक्टिविटी बेस्ड मेथड यूज़ किया जा रहा है, ये
काज है, ठीक है, वजह है। अब इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे, जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, यानी बच्चों की लर्निंग। तो काज और इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप डिटरमाइन किया जाता है एक्सपेरिमेंट में। टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, ग्रीनवुड ने कहा कि एक्सपेरिमेंट जो है तजर्बात 5 तरह के होते हैं। ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट, आप बार बार तजर्बात करते हैं ताकि आप किसी खातिर ख्वाह नतीजे के ऊपर पहुंच जाएं, इसको ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशनल स्टडी, आप चीज़ों को मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं, जैसे मैंने बताया कि सारी चीज़ें सेम रखी जाएंगी सिवाय एक्टिविटी बेस्ड मेथड के। दूसरा इसका उल्ट होता है नेचुरल एक्सपेरिमेंट, आप नेचुरली चीज़ों को होने दें। एक क्लास आपके स्कूल में ऐसी मौजूद है जहाँ पे एक टीचर जो है वो एक्टिविटी मेथड के साथ पढ़ा रहा है, एक और क्लास है जहाँ पे एक्टिविटी मेथड के साथ नहीं पढ़ा रहा, वहाँ पे कोई चीज़ कंट्रोल नहीं की जा रही, नेचुरली सब कुछ चल रहा है। तो अब यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट एक बंदा करेगा, वो देखेगा वहाँ पे जाके, तो इसको नेचुरल एक्सपेरिमेंट कहा जाएगा। उसके बाद एक्स पोस्ट फैक्टो, हमें पहले से वजह पता है, अब हम उस वजह के असरात ढूंढेंगे जिस तजर्बा में, तो इसको एक्स पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। उसके बाद लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट, जो लैब के अंदर तजर्बात किए जाते हैं उनको लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। स्टेप्स फॉर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे जो बच्चों की लर्निंग है वो कोई अच्छी नहीं हो रही, तो फिर क्या किया जाएगा। प्रॉब्लम हमारे पास आ गया कि लर्निंग इन्हांस करनी है, बच्चों की लर्निंग लेक्चर मेथड से अच्छी नहीं हो रही, तो लर्निंग को इन्हांस करना है। अब प्रॉब्लम आ गया कि लर्निंग अच्छी नहीं हो रही, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाएंगे कि हम क्या चाहते हैं कि बच्चों की लर्निंग इन्हांस हो, ये दूसरा स्टेप आ गया। तीसरे स्टेप पे हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं कि जो एक्टिविटी बेस्ड मेथड है उससे लर्निंग इम्प्रूव होती है। तो हमने क्या किया, हमने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को कह दिया कि इससे लर्निंग हमारी इंक्रीज़ होगी। तो ये हमने एक हाइपोथेसिस, एक मफरूज़ा ख़ुद से हमने एक स्टेटमेंट दे दी, जिसको हाइपोथेसिस कहा जाता है, सपोजिशन कहा जाता है, प्रोपोजिशन कहा जाता है, ये हमने बना ली। अब जब ये बन जाएगी तो फिर हम क्या करते हैं, हम सैम्पलिंग करेंगे। सैम्पलिंग से मुराद ये है कि हमारे स्कूल में फ़र्ज़ करें 10 क्लासेस हैं, तो हम रैंडमली कोई एक क्लास ले लेंगे या 2 क्लासेस ले लेंगे। 2 क्लासेस ले ली हमने, सैम्पलिंग हमारी हो गई। अब हम रिसर्च डिज़ाइन देखेंगे कि अब हम पूरी की पूरी मुकम्मल क्लास को स्टडी करेंगे एक्टिविटी बेस से पढ़ा के, या क्लास के 2 हिस्से करेंगे। तो कोई एक डिज़ाइन हम जो है उस पर करेंगे उस क्लास के। फ़र्ज़ करें हम 2 ग्रुप बना लेते हैं, क्लास के 20 बच्चे हैं, 10 बच्चों को हम एक्टिविटी के साथ पढ़ाते हैं और 10 बच्चों को बग़ैर एक्टिविटी के। तो अब ये हमने डिज़ाइन बना लिया, ये डिज़ाइन आके हम इनकी डिटेल अगली स्लाइड्स में जाके देखेंगे। तो ये अगला 5वां स्टेप हो गया कि हमने उसके डिज़ाइन बना लिए। अब हम क्या करेंगे, अब एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, यानी एक्टिविटी मेथड से एक ग्रुप ए को एक्टिविटी मेथड के साथ पढ़ाएंगे और ग्रुप बी को बग़ैर एक्टिविटी के पढ़ाएंगे जैसे पहले पढ़ा रहे थे। तो उन दोनों के क्या करेंगे, जो लर्निंग है उससे फिर हम उनके नताइज देखेंगे कि इनकी लर्निंग कितनी हुई और इनकी कितनी हुई, ए ग्रुप की कितनी हुई, बी ग्रुप की। तो ये अगला स्टेप है जिसको हम कहते हैं डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्ट हो गया, नताइज हमारे पास आ गए। अब हम उस डाटा को एनालाइज करेंगे कि कितने बच्चों की जो है रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक जो हमने रैंडमली बच्चे लिए, इसी तरह ग्रुप बी के जो 10 बच्चे हैं तो किसकी कितनी या क्या परफॉर्मेंस रही, इस डाटा को हम एनालाइज करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे। दोनों को कंपेयर करने के बाद आखिरी स्टेप 9वां स्टेप होता है कंक्लूजन। फिर हम ये नतीजा देंगे कि हाँ वाकई जो बच्चे ग्रुप ए में एक्टिविटी बेस्ड मेथड के साथ पढ़ते रहे तो उन बच्चों की जो लर्निंग है उन बच्चों की निस्बत इतनी फ़ीसद ज़्यादा हुई या इन एरियाज़ में ज़्यादा हुई। तो ये इसके 9 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के, जिनको मैंने आप के साथ मिसाल के साथ शेयर किया ताकि आपको ये याद हो जाए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, हमने सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि बच्चों की लर्निंग बेहतर नहीं हो रही, बच्चे अच्छा अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। फिर हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि बच्चों की लर्निंग बेहतर हो, इन्हांस हो, बच्चे अच्छी तरह से चीज़ों को पिक करें। ऑब्जेक्टिव आ गया दूसरा स्टेप। तीसरे नंबर पे हमने क्या किया, हमने कहा कि एक्टिविटी बेस्ड मेथड को अडॉप्ट किया जाए, इससे लर्निंग इन्हांस होती है। ये एक हाइपोथेसिस डेवलप हो गया। उसके बाद हम सैम्पलिंग करेंगे, कोई रैंडमली 2 क्लासेस या एक क्लास ले लेंगे स्कूल की। तो उस एक क्लास में जो है उस क्लास को हमने सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा स्टेप 4 हो गया। 5वें नंबर पे हम उस क्लास में पहुंच गए। क्लास के हम क्या करते हैं, मुकम्मल क्लास पे एक्सपेरिमेंट करते हैं या क्लास के 2 या 3 ग्रुप्स बना लेते हैं। 2 ग्रुप्स फ़र्ज़ करें बना लिए,
10-10 बच्चों के, तो 10 बच्चों को एक्टिविटी के साथ पढ़ाया, 10 को बगैर एक्टिविटी के साथ। तो ये छठा स्टेप हो गया एक्सपेरिमेंटेशन। फिर हमने इन दोनों की टेस्ट ले लिए, दोनों से टेस्ट लेने के बाद जिसको हम डाटा कलेक्शन कहते हैं, डाटा हमारा कलेक्ट हो गया। फिर हमने उसके मार्क्स लगा दिए, डाटा को एनालाइज़ किया। एनालाइज़ करने के बाद आखिरी स्टेप में हमने ये देखा कि वो जो बच्चे जिनको एक्टिविटी बेस्ड मेथड के साथ हमने पढ़ाया उनकी परफॉर्मेंस उन दूसरे ग्रुप जिनको हमने बगैर एक्टिविटी के पढ़ाया अच्छी रही है। तो ये हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। मिनिमम जो सैम्पल साइज़ रखा जाता है वो एटलीस्ट 15 पर ग्रुप रखा जाता है, ये जो 2 ग्रुप्स हमने बनाए इसमें जी। उसके बाद है कंडीशन फॉर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कंट्रोल, रेंडमाइजेशन, रेप्लिकेशन। अब वही जो मिसाल मैंने आपको दी, आपने उसी को अपने माइंड में रखना है। कंट्रोल क्या है कि टीचर क्लास में पढ़ा रहे, अब उसने कोशिश ये करनी है कि मैं सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड जो मेथड है जोहन डेवी का, मैं उसको अडॉप्ट कर रहा हूँ। जोहन डेवी कहते हैं कि इससे लर्निंग इम्प्रूव होती है, तो मैं उसको अडॉप्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें मैंने अपनी वही रूटीन में रखनी है सिवाय इस चीज़ के। अब हो सकता है कि हमारी क्लास में जो बच्चे पढ़ते हों तो उनको किसी और सोर्स से, मसलन वो लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ से उनको अपने टॉपिक से, अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई चीज़ें मिल जाती हैं, वो वहाँ से सीख लेते हैं। वो मोबाइल के थ्रू, अपनी LCD टीवी कंप्यूटर के थ्रू, या किसी कोचिंग सेंटर को फ़र्ज़ करें वो ट्यूशन एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं, उसी पीरियड में हो सकता है उससे रिज़ल्ट बेहतर हो जाए। तो कंट्रोल से मुराद ये है कि ये बाकी जितने भी असरात हैं हमने इनको ख़त्म करना होता है या कंट्रोल करना होता है, ताकि किसी और वजह से हमारी स्टडी या रिसर्च डिस्टर्ब ना हो। इसको कंट्रोल कहा जाता है। रिमूवल आर मिनिमाइजिंग द इफेक्ट्स ऑफ इररेलेवेंट आर एक्सट्रेनियस वेरिएबल, इसको हम कंट्रोल कहते हैं। रेंडमाइजेशन, रैंडमाइजेशन में हम ये देखते हैं, जैसे हमने कहा कि हम अपने स्कूल की लर्निंग को इन्हांस करना चाह रहे हैं, तो हम रैंडमली कोई क्लास सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हम कॉइन टास्क करते हैं, सिक्के को टास्क करते हैं, तो दोनों ऑप्शन होते हैं हमारे पास, हेड या टेल आ सकता है। तो इसी तरह किसी कोई भी क्लास रैंडमली हम फ़र्ज़ करें क्लास 1 से लेकर 10 तक या क्लास 5 से लेकर 8 तक हम जो है वो हमारे पास 4 ये क्लासेस हैं, तो हम इनमें से कोई क्लास सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम क्लासेस लिख लेंगे। उनमें से उनको जो है जैसे हम पर्ची डालते हैं, तो किसी एक पर्ची को उठाएंगे तो उसमें से जिस क्लास का नाम आ जाएगा उस क्लास को हम स्टडी करेंगे। तो प्रोसेस इन विच एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन इज़ कॉल्ड रैंडमाइजेशन। उसके बाद है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में ये होता है कि हम एक मुकम्मल स्कूल के ऊपर या मुकम्मल क्लास को स्टडी करने के बजाय क्या करते हैं, उस क्लास के 2 या 3 या 4 छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेते हैं। ग्रुप ए पे हमने रिसर्च की, फ़र्ज़ करें 50 बच्चे हैं, तो हम जो है उसके 5 ग्रुप्स बना लेते हैं छोटे छोटे। तो 5 ग्रुप्स, पहले ग्रुप पे स्टडी की, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे, और फिर उनके रिज़ल्ट्स को आपस में कंबाइन या कंपेयर किया जाएगा। तो इसको रेप्लिकेशन कहते हैं। यानी आप होल्स को स्टडी करने के बजाय उसको छोटे छोटे पार्ट्स में स्टडी जब करते हैं तो इसको रेप्लिकेशन कहा जाता है। तो ये MCQs में पूछा जाता है। कंट्रोल क्या है, इररेलेवेंट या एक्सट्रेनियस, ये वेरिएबल हम इंशाल्लाह अभी आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं, वहाँ पे मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा कि इररेलेवेंट या एक्सट्रेनियस वेरिएबल को ख़त्म करना या मिनिमाइज़ करना उनके असरात को, ये कंट्रोल होता है। रैंडमाइजेशन कि आप इस तरह से अपना सैम्पल सेलेक्ट करें कि हर एक के पास बराबर चांस हो कि वो सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में हम पूरी क्लास को स्टडी करने के बजाय या पूरे स्कूल को स्टडी करने के बजाय हम छोटे छोटे ग्रुप्स में उनको स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप की शक्ल में। उसके बाद है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वो कंडीशन, जी सर जी सर ये जो रेप्लिकेशन होती है ना सर, इसका एक कंसेप्ट ये भी है मेरे ख्याल में, तो जो कि मैं शेयर करना चाह रही हूँ कि एप्लीकेशन जब हम एक स्टडी को हम स्मॉलर लेवल पे कंडक्ट कर रहे हैं, फॉर सपोज मैं डिस्ट्रिक्ट बखर में एक स्टडी कंडक्ट कर रही हूँ, और उसके बाद सेम स्टडी को हम लार्जर लेवल पे या लार्जर पॉपुलेशन पे जब कंडक्ट करते हैं तो वो स्टडी जो है वो रेप्लिकेट हो रही होती है, यानी कि दोबारा उसको लार्जर सैंपल पे जो है वो करना, कंडक्ट करना स्टडी को। तो आई थिंक सो कि यही रेप्लिकेशन का जो है वो कंसेप्ट है जो मेरे ख्याल में है। तो मैं इसलिए शायद मैं मिस्टेक हूँ तो मैं क्लियर करना चाह रही हूँ, स्टडी को एक पहले शॉर्टर लेवल पे जैसे फॉर सपोज हम 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट पे कंडक्ट करते हैं, फिर हम पंजाब पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे कंडक्ट करते हैं, तो वो स्टडी रेप्लिकेट हो रही होती है। तो ये कंसेप्ट है रेप्लिकेशन का, आई थिंक सो। जी थैंक यू सो मच। वेरिएबल की हम बात कर रहे थे कि वेरिएबल
उस कंडीशन या करेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं जिसको रिसर्चर ऑब्ज़र्व कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है या मैनिपुलेट कर रहा है। यानी जो जैसे हमने एक्टिविटी बेस्ड मेथड की बात की है एग्जांपल के तौर पर, तो अब ये हो सकता है रेप्लिकेशन वाला सर, ये रेप्लिकेशन वाला जो है कंसेप्ट, वो किस तरह इसको मैडम वाला या जी एक ही बात है सर? जी मैंने ये बात की है कि रेप्लिकेशन से मुराद ये है कि आपके पास एक पॉपुलेशन है, आप या सैंपल आपने जो सेलेक्ट किया हुआ है, फ़र्ज़ करें एक क्लास है, तो उस क्लास को मुकम्मल स्टडी करने के बजाय आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में या छोटे सैंपल में डिवाइड करके जब उस पर रिसर्च करते हैं या स्टडी करते हैं तो इसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। मसलन मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, तो हम जब वहाँ पे रिसर्च हमारी हो रही होती थी फील्ड में, तो फ़र्ज़ करें हमें एक कनाल वो जगह मिली हुई है ना, तो हम उस एक कनाल जगह को डिवाइड कर देते थे, बजाय इसके कि हम पूरी उस एक कनाल में कोई वीट की कोई वैरायटी वहाँ पे लगा के उसको स्टडी करें। तो हम क्या करते थे, हम यूँ करते थे कि उस एक कनाल एरिया को हम 5-6 या जितने भी हिस्से हमने डिवाइड करके फिर हम उसको ग्रुप A, B, C, D, E, F, तो इसी तरह हम उसको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करके फिर हर जो ग्रुप था, छोटा ग्रुप A, B, C, D, तो हम उस पर स्टडी करते थे। एक के असरात देखे, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के, फिर चौथे के। तो इसको रेप्लिकेशन कहा जाता है कि आपका जो एक लार्जर स्केल पर एक कनाल के बजाय आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके जब स्टडी करते हैं तो इसको रेप्लिकेशन कहा जाता है। कंडक्शन ऑफ स्मॉल एक्सपेरिमेंट रेदर देन वन एक्सपेरिमेंट ऑन लार्ज स्केल। करनी है सर जी, स्टडी करना हो तो है, स्टडी सर करना होल को है, लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में। हाँ जी, मतलब ये है कि आप मुकम्मल क्लास को स्टडी नहीं कर रहे, एक ही वक्त में एक एक्सपेरिमेंट सारी क्लास पे नहीं कर रहे, बल्कि उसी क्लास को डिफरेंट पार्ट्स में या छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करके उन पे स्टडी कर रहे हैं, तो इसको रेप्लिकेशन कहा जाता है। जी सर, ये बात कर रहा हूं कि होल को करना है। जी, दो लोग आप बात करें। जी, सारी क्लास को स्टडी करना है लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स में करके करना है, या सारी क्लास या सिर्फ छोटे एक ही पार्ट को करना है सर? जी, ये थोड़ा सा क्लास सारी को हम कर रहे हैं लेकिन उसको पार्ट्स में डिवाइड करके कर रहे हैं। जी सर, ठीक, आप समझ आ गए सर। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप इसको पार्ट्स में कर रहे हैं तो जो उसका रिजल्ट आएंगे वो तो डिफरेंट आएंगे। मतलब एक क्लास के आपने अगर 4 या 5 बना दिए हैं तो उसके डिफरेंट रिजल्ट आएंगे, तो उसको क्लास पे कैसे अप्लाई करेंगे, कौन सा रिजल्ट अप्लाई करेंगे? इसके जो रिजल्ट्स है ना वो एंड पे कंपेयर किए जाते हैं, फिर एवरेज रिजल्ट्स कैलकुलेट किए जाते हैं। राइट सर, वो जो एवरेज होगा वो रिजल्ट होगा। सर आई थिंक एक्सक्यूज मी, आई थिंक सर एक क्लास में काफी तरह के माइंड के बच्चे होते हैं, तो उनके माइंड के मुताबिक उनकी ग्रुपिंग करके हम अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। नहीं, हमारा मकसद अच्छे रिजल्ट्स, उनकी ग्रुपिंग जो है वो हमने रैंडमाइज करनी है। रैंडम से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, तो रोल नंबर 1, रोल नंबर 3, रोल नंबर 5, 7, इसी तरह 9, 11, ये फ़र्ज़ करें हम इवन ऑड के कॉन्सेप्ट से, या हर चौथा इंडिविजुअल, हर तीसरा इंडिविजुअल, इस तरह से करके हम रैंडम करते हैं। क्योंकि अगर हम इस तरह करें कि जो अच्छे बच्चे हैं, एक जैसे माइंड वाले हैं, फ़र्ज़ करें ज़हीन बच्चे हम एक ग्रुप में रख लेते हैं, ऑब्वियसली उनके रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। बाकी जो कमज़ोर बच्चे हैं अगर हम उनका अलग ग्रुप बना लेते हैं तो फिर यहाँ पे मसाइल आएंगे। इसलिए यहाँ पे जो रेप्लिकेशन में सारी चीज़ें तकरीबन हम सेम रखते हैं। सम टाइम ऐसे होता है जब हम एक से ज़्यादा वेरिएबल अप्लाई कर रहे हो ना, तो उस वक्त हम देखते हैं कि एक सैंपल के ऊपर एक वेरिएबल अप्लाई किया, दूसरे के ऊपर दूसरा कर दिया, तीसरे के ऊपर तीसरा कर दिया, तो ये टेक्निक्स भी यूज़ की जाती है। बहरहाल आप ये समझें कि एक मुकम्मल क्लास को हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके रिसर्च करते हैं, तो इसको रेप्लिकेशन कहा जाता है सिंपली। तो क्लियर हुआ जी अब ये? जी राइट सर। जी, रेप्लिकेशन, जी वेरिएबल की बात हम कर रहे थे कि वेरिएबल वो कंडीशन या वो खसूसियत है जिसके नतायज एक रिसर्चर देखना चाह रहा होता है, कंट्रोल करके, ऑब्ज़र्व करके या मैनिपुलेट करके। मैनिपुलेशन से क्या मुराद है? मैनिपुलेशन से मुराद है ये जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है ना, इसमें 2 ग्रुप बनाए जाते हैं मोस्टली। एक होता है कंट्रोल ग्रुप और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जैसे मैंने कहा क्लास में 20 बच्चे हैं, फ़र्ज़ करें 30 करते हैं, क्योंकि हमने ऊपर बात की है कि इसमें सैम्पल मिनिमम जो है वो 15 होता है किसी भी ग्रुप का, तो 30 हम कह देते हैं कि क्लास की स्ट्रेंथ है फ़र्ज़ करें।
तो 15 बच्चे एक ग्रुप में होंगे, 15 बी में होंगे। ए ग्रुप जो है उसमें हम एक्टिविटी मेथड यूज़ करेंगे और बी ग्रुप में हम एक्टिविटी मेथड यूज़ नहीं करेंगे। बाकी सारी कंडीशन, सारी टेक्निक्स, मेथड्स, उनका जो तरीक़ाकार है पढ़ाने का टीचर का सारा सेम होगा, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस होगा। अब जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको हम, जो ए ग्रुप है हम कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल है क्योंकि उसमें हम नई चीज़ यानी एक्टिविटी मेथड या इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई कर रहे हैं। और जो कंट्रोल ग्रुप है जिसमें हम कह रहे हैं कि हम बाकी सारी चीज़ें सेम रखेंगे और उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई नहीं करेंगे, तो उसके बाद इनके रिजल्ट्स जो है वो देखे जाएंगे। तो वेरिएबल में यहाँ पे जो है मैनिपुलेट किसको किया उसने, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में उसने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया। कंट्रोल से क्या मुराद है, कंट्रोल कब करता है इस वेरिएबल को एक रिसर्चर, वो जो हमारा दूसरा ग्रुप बना है जिसको हमने क्या नाम दिया है, कंट्रोल ग्रुप का नाम दिया, तो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यानी एक्टिविटी बेस्ड मेथड वो यूज़ नहीं कर रहा, उसने कंट्रोल किया हुआ है, तो ये कंट्रोल करता है और फिर उसके बाद इसको ऑब्जर्व करता है। यानी ये वेरिएबल वो कंडीशन या करैक्टरिस्टिक होती है जो कोई रिसर्चर मैनिपुलेट, कंट्रोल या ऑब्जर्व करता है। अब इसकी टाइप्स हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। कौन मुझे बताएगा इनका डिफरेंस, ये मैं को 3-4 मरतबा आज ही बता चुका हूँ। जी प्लीज़ जल्दी से कौन बताना चाहेगा। आप पास्ट पेपर देखेंगे आपको। जी वालेकुम सलाम। जी सर, डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो दूसरे दो अगर वेरिएबल है तो वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, और इंडिपेंडेंट वो है जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, वो अकेला स्टे कर जाता है। जैसे हम कहें कि स्मोकिंग इज कॉज ऑफ कैंसर, तो स्मोकिंग और कैंसर के दरमियान एक रिलेशनशिप है। स्मोकिंग कॉज है कैंसर का, तो स्मोकिंग जो है वो डिपेंडेंट है, जबकि कैंसर इटसेल्फ जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड नहीं कर रहा। स्मोकिंग डिपेंड करेगा, स्मोकिंग होगा तो कैंसर होगी। सही है। तो इस तरह से इसकी एग्जांपल होगी। जी थैंक यू सो मच। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, काज या वजह को हम कहते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट है ये डिपेंडेंट नहीं होता, जबकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमने कहा कि ये उसके असरात हैं, रिजल्ट्स हैं या नताइज होते हैं। जैसे मैंने कहा एक्टिविटी बेस्ड मेथड की हम मिसाल लेके चल रहे हैं आज के लेक्चर में, तो एक्टिविटी बेस्ड मेथड जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये वो कंडीशन है, ये वो करैक्टरिस्टिक है जो रिसर्चर मैनिपुलेट कर रहा है, जिसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, इंटरवीन कर रहा है, जिसके नताइज वो देखना चाह रहा है, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। इट इज़ द कंडीशन और करैक्टरिस्टिक्स दैट रिसर्चर हिमसेल्फ मैनिपुलेट और कंट्रोल टू फाइंड इट्स इफेक्ट्स ऑन फिनोमेना टू बी ऑब्जर्व्ड। फॉर एग्जांपल रिवार्ड्स है, रिवार्ड्स दे रहा है टीचर, तो वो ये देखना चाह रहा है क्लास के अंदर जब वो रिवार्ड देता है तो उससे लर्निंग कितनी जो है इन्हांस होती है, पनिशमेंट से कितनी होती है, एवी एड्स की यूटिलाइजेशन से लर्निंग इम्प्रूव हो रही है या नहीं हो रही। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दूसरे नेम्स जो हैं वो काज यानी वजह है, स्टिमुलस है, ट्रीटमेंट है, एंटीसीडेंट है, एक्सपेरिमेंटल एंड प्रिडिक्टिव वेरिएबल भी इसको कहा जाता है। यानी एक्सपेरिमेंटल, प्रिडिक्टिव, एंटीसीडेंट, ट्रीटमेंट, स्टिमुलस, काज, ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं। डिपेंडेंट होगा स्मोकिंग साहब जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जी खदीजा सर स्मोकिंग जो होगा फिर स्मोकिंग कॉज है तो वो इंडिपेंडेंट है, और कैंसर जो है वो डिपेंड कर रहा है स्मोकिंग पे, तो इसलिए डिपेंडेंट है। पहले आपने उल्टा अच्छा बताया हो, शायद मैंने उल्टा समझा हो। पहले मैंने उल्टा बोला था, वो बच्चे पीछे शोर कर रहे थे तो वो जरा मैं वही कह रहा हूँ, आपने पहले वो थोड़ा उल्टा बताया था इसलिए। जी क्लियर हुआ अब आपको? कोई और इसकी मिसाल दे। 3 एग्जांपल यहाँ पे मौजूद हैं, रिवार्ड की, पनिशमेंट की, एवी एड्स की। इसके अलावा कोई और एग्जांपल देना चाहे तो एक्टिविटी एड्स की यहाँ पे हमने दी है, कोई और एग्जांपल? सर इसकी एक और एग्जांपल भी यही हो सकती है, अगर इसमें हम हेल्थ वाले सेक्शन में जाएं, एजुकेशन से हट के, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज कॉज ऑफ हेपेटाइटिस, तो ये भी एक इसकी एग्जांपल हो सकती है। जी क्लासरूम में कोई एग्जांपल, क्लासरूम लेवल की कोई अप्रोच? चले मैं मिसाल लेता हूँ एक, आपने बताना है कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। होमवर्क जो है बच्चे के अंदर ये स्टडी हैबिट्स डेवलप कर देता है। अब इसमें आप मुझे बताएं
ये डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा और इंडिपेंडेंट कौन सा होगा? होमवर्क सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डिपेंडेंट वो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगी। जी दोबारा बताएं, आप दोनों इकट्ठे बोल रहे थे, मैं समझ नहीं पाया। जी आप बताएं। जी सोहेल साहब। ये जो होमवर्क होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो दूसरा उसके जो होंगे सब्जेक्ट होंगे वो बच्चे के अंदर हैबिट डेवलप होंगी वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। होमवर्क जो है वो इंडिपेंडेंट है और स्टडी हैबिट्स जो हैं वो डिपेंडेंट है। तो ये काज होती है, वजह होती है, स्टिमुलस है, ट्रीटमेंट है, एंटीसीडेंट है, एक्सपेरिमेंटल या प्रेडिक्टिव वेरिएबल इसको कहा जाता है। जबकि इसके जो नताइज आते हैं, अब इसको अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। इट इज़ अ कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इफेक्ट्स ऑफ रिवार्ड, इफेक्ट्स ऑफ पनिशमेंट, इफेक्ट्स ऑफ एविएट्स, इफेक्ट्स ऑफ होमवर्क ऑन स्टडी हैबिट्स, इफेक्ट्स ऑफ एक्टिविटीज़, मेथड ऑन लर्निंग। तो ये जो नताइज आते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अप्लाई करने के बाद उसको क्या कहा जाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी ये डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर, उस काज के ऊपर, उस वजह के ऊपर। वो वेरिएबल अपना इंडिपेंडेंट है और जो रिस्पांस है वो डिपेंडेंट है। यस इसको रिस्पांस भी कहा जाता है, इसको इफेक्ट भी कहा जाता है, इसको आउटकम वेरिएबल भी कहा जाता है, इसको प्रेसिडेंट भी कहा जाता है और इसको बिहेवियरल वेरिएबल भी कहा जाता है। जैसे हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की हमने बात की थी कि वो जो बच्चे की एक चीज़ पढ़ाने के बाद उसके जो बिहेवियर में तब्दीली आई है जिसको हम नतीजा ही कहते हैं, तो ये बिहेवियरल वेरिएबल भी है। बिहेवियर जो है हमने बात की थी कि किसको कहते हैं, कौन बताएगा बिहेवियर की डेफिनेशन के बिहेवियर क्या होता है? जी बिहेवियर किस चीज़ को कहते हैं? जो हमारा इंटरेक्शन होता है दूसरे लोगों के साथ उसको बिहेवियर हम कहते हैं। अब इंडिपेंडेंट हमने कहा कि वो चीज़ है जो काज है, वजह है, और इसके जो नताइज हैं वो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इनके अलावा यानी इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा जैसे हमने बात की, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि होमवर्क जो है वो स्टडी हैबिट्स डेवलप करता है, ये हमने हाइपोथेसिस बनाया, फ़र्ज़ करें फिर हमने इसमें ये देखा कि होमवर्क जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्टडी हैबिट्स ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब हो सकता है कि जो बच्चा एक होमवर्क कर रहा है तो इसके अलावा बच्चे को खुद से शौक़ हो सकता है उस बच्चे का कंपटीशन हो अपने किसी बहन भाई के साथ, अपने किसी फ्रेंड के साथ, तो उस कंपटीशन की वजह से वो बच्चा उसी ड्यूरेशन मेहनत स्टार्ट कर दे, ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दे। और हम ये कहना जो रिसर्च हम कर रहे थे कि होमवर्क की वजह से बच्चे की स्टडी हैबिट्स डेवलप हो रही हैं, फ़र्ज़ करें। तो वो जो बाकी वजूहात हैं, कोई कंपटीशन है या उसने कोई जो है वो एकेडमी उसके पेरेंट्स ने उसको ज्वाइन करा दी है या उसकी मदर उसको फैसिलिटेट कर रही है डेली बेसिस पे, तो ये जो वेरिएबल हैं ये अदर देन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं। दीज आर अनकंट्रोल्ड वेरिएबल विच आर नॉट मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर। अब ये रिसर्चर यूज़ नहीं कर रहा, बट दे मे हैव अ सिग्निफिकेंस इफेक्ट ऑन द रिसर्च एंड ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके रिसर्च के ऊपर, स्टडी के ऊपर भी और डिपेंडेंट वेरिएबल यानी लर्निंग के ऊपर भी इनके असरात हो सकते हैं। ये दो तरह के होते हैं। इन्वायरमेंटल वेरिएबल, जैसे मैंने कहा कि अनवांटेड डिफरेंसेस आ जाते हैं इसमें इन्वायरमेंटल में, जैसे मैंने कहा कि ट्यूशन स्टार्ट कर दी, कंपटीशन डेवलप हो गया, ठीक है, या वालदैन ने कोई उसको अच्छी सी नोटबुक, कोई डायरीज़ वगैरह लेके दे दी, तो या उन्होंने कोई किसी इनाम का लालच दे दिया, तो ये चीज़ें हो सकता है कि शामिल हो जाएं, तो ये इन्वायरमेंटल वेरिएबल हैं। दूसरे होते हैं सब्जेक्ट वेरिएबल। अब इसमें बच्चा खुद इन्वॉल्व होता है, ठीक है। हो सकता है कि जो बच्चा है उसकी जो मेंटल अप्रोच है, एज है, सेक्स है, रिलीजन, रेस, ये चीज़ें जो ऑर्गेनिज्मिक हो सकती हैं, इंटरवीनिंग हो सकती हैं, तो ये उसमें आ सकती हैं। फटीग है, एंग्जाइटी है, मोटिवेशन है। अब बच्चा मोटिवेट हो गया फ़र्ज़ करें, इस वजह से वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये इंडिविजुअल के अपने होते हैं। इन्वायरमेंटल जो किसी बाहर के फैक्टर से कोई बाहर के फैक्टर जब शामिल हो जाते हैं तो उनको इन्वायरमेंटल कहा जाता है। इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स दे काज अनवांटेड डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल लर्निंग मटेरियल है, जैसे मैंने कहा कि उसकी मदर ने उसको जी 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 इन्वायरमेंटल वेरिएबल दे काज अनवांटेड डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स। लर्निंग मटेरियल है मतलब जी
आपकी आवाज़ कट रही है। सर जो टीचर का एटीट्यूड होता है वो स्टूडेंट की अचीवमेंट पे या लर्निंग पे होता है। जो फॉर सपोज टीचर पर्सनालिटी जो है वो इफेक्ट करती है स्टूडेंट के पास सम टाइम ड्रॉप आउट हो जाते हैं या उनकी अचीवमेंट हो जाती है। एटीट्यूड जो है वो डिपेंड, और स्टूडेंट के ड्रॉप आउट हो जाता है वो मटेरियल हो। तो ये सर वो पहले हैरान हो रही थी, तो इसलिए मैंने आपने कहा एजुकेशन से ये एग्जांपल बन सकता है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। आप अजान हमारे यहाँ हो रही है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा प्लीज़। जी, एक्सट्रेनियस वेरिएबल की हम बात कर रहे थे कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल दो तरह के होते हैं, इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं या सब्जेक्ट के भी हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल से मुराद ये है कि बाहर के फैक्टर हैं जो सब्जेक्ट को मुतासर कर रहे हैं। दे काज अनवांटेड डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल लर्निंग मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे उन बच्चों उसी बच्चे को एडिशनल कोई अब होमवर्क इफेक्ट कर रहा है स्टडी हैबिट्स को, हम ये देखना चाह रहे हैं। लेकिन हो सकता है होमवर्क के साथ साथ कोई और इन्वायरमेंट जैसे रिवार्ड है, पनिशमेंट है, कंपटीशन है, एट्सेट्रा। दूसरे हैं सब्जेक्ट वेरिएबल एक्सट्रेनियस में। ये वो वेरिएबल होते हैं जो सब्जेक्ट की वजह से होते हैं। मसलन ऑर्गेनिज्मिक वैल्यूज़, इसमें इफेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज सेक्स, एज एंड रेस, तो इन चीज़ों के असरात हो सकते हैं। इंटरवीनिंग वेरिएबल, वेरिएबल विच इंटरवीन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल सच एज फटीग है, एंग्जाइटी एंड मोटिवेशन। मोटिवेशन की वजह से वो काम ज़्यादा स्टार्ट कर देता है, फटीग या एंग्जाइटी की वजह से वो होमवर्क करता नहीं है। तो इस तरह के जो है ये फैक्टर इन्वायरमेंटल या सब्जेक्ट फैक्टर ये आ जाएंगे। तो ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल और इंटरवीनिंग वेरिएबल ये सब्जेक्ट वेरिएबल की दो टाइप्स हैं। उसके बाद है कंफाउंडिंग वेरिएबल। वो वेरिएबल जो हमारी इंटरेस्ट जिसमें नहीं होती, हम जिसको मैनिपुलेट, कंट्रोल या ऑब्जर्व नहीं करना चाह रहे होते लेकिन वो शामिल हो जाता है, इसको कंफाउंडिंग वेरिएबल कहा जाता है। इट इज़ अ वेरिएबल दैट इज़ नॉट ऑफ इंटरेस्ट बट इट डिस्टॉर्ट द रिसर्च रिजल्ट्स। यानी ये वो वेरिएबल है जो हमारी इंटरेस्ट नहीं होते लेकिन ये फिर शामिल होने के बाद हमारी रिसर्च को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। उसके बाद है कंटिन्यूस वेरिएबल। वो वेरिएबल जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है उसको हम कंटिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। मसलन जैसे एज है तो 4 साल 1 माह, 4 साल 2 माह, 4 साल 3 माह, तो कोई भी वैल्यू इसकी आ सकती है।
एक रेंज में, मसलन 1 से 10 साल तक की एज में कोई भी जो है वो रेंज आ सकती है। और वो डिस्क्रीट वेरिएबल, इसका जो अपोजिट होते हैं वो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, जिसकी जो है कोई स्पेसिफिक वैल्यू होती है, फ़िक्स वैल्यू होती है। मसलन मेल और फीमेल है, ये जैसे कैटेगोरिकल हमारे पास डाटा होता है या वैल्यूज़ होती हैं, तो इसकी वैल्यू स्पेसिफिक होती है, चेंज नहीं होती जैसे कंटिन्यूस में होती है। वेरिएबल दैट हैज़ अ स्पेसिफिक वैल्यू बट कैन नॉट टेक एनी अदर वैल्यू, जैसे मेल या फीमेल है। उसके बाद प्रेडिक्टर वेरिएबल, कौन बताएगा प्रेडिक्टर वेरिएबल? अब जो है ये इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा? जी प्लीज़। जी मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी मेरी आवाज़ पहुंच रही है अब? जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आप में से कोई मुझे सुन पा रहा है प्लीज़? जी मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच रही है? What happened? जी मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच रही है अब? जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर आप आई। जी सर आ रही। थैंक यू सो मच। इंटरनेट एरर की वजह से थोड़ा सा इशू बन गया होगा आवाज़ का। मैं तो खैर बोलता रहा हूँ, अब मुझे पता चला है कि मेरी तो आवाज़ भी नहीं जा रही होगी आप लोगों को। तो हम पहुँचे हुए थे प्रेडिक्टर वेरिएबल और आउटकम वेरिएबल के ऊपर। आई थिंक यहाँ से आवाज़ ड्रॉप हुई होगी, ऐसे है? जी आवाज़ पहुँच रही है प्लीज़? डिस्क्रीट वेरिएबल में रहता है। चलें डिस्क्रीट वेरिएबल, तो हम बात कर रहे थे कि ये डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है, ये उसके अलावा कोई और वैल्यू चेंज अडॉप्ट या उस वैल्यू को टेक या यूज़ नहीं कर सकता। मसलन मेल और फीमेल ये जेंडर हैं, तो या तो उसकी मेल कैटेगरी में आएगा या फीमेल में आएगा। जैसे कंटिन्यूस में हमने बात की, ये कंटिन्यूस का उल्ट होता है डिस्क्रीट।
तो कंटिन्यूस में वो कोई सी वैल्यू भी ले सकता है, यहाँ पे वो कोई दो में से कोई फ़िक्स वैल्यू लेगा, यानी अपनी स्पेसिफिक वैल्यू। तो अगर मेल की हम बात करें तो 3.1 यानी 3 साल 1 महीना, 3 साल 6 महीने, 3 साल 12 महीने, कोई भी वैल्यू मेल भी ले सकता है, फीमेल भी ले सकते हैं। तो ये कंटिन्यूस होंगे। और अगर सिर्फ हम बात करें उनके जेंडर की तो ये या मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे, या बॉयज़ होंगे या फिर गर्ल्स होंगे। प्रेडिक्टर वेरिएबल और आउटकम वेरिएबल, जी वही पिछली स्लाइड में हमने जैसे बात की है। जी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल जो है वो क्वांटिटेटिव है और डिस्क्रीट वेरिएबल जो है वो क्वालिटेटिव है। जी क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल। ठीक है सर, थैंक यू। जी प्रिडिक्टर वेरिएबल या प्रिडिक्टिव वेरिएबल ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कहा जाता है जो तब्दीली लाता है, जो काज होती है। और आउटकम जो उसके नतीजे में डिपेंडेंट वेरिएबल यानी लर्निंग है। या होमवर्क, जैसे हमने मिसाल दिया अभी कि होमवर्क जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्टडी हैबिट्स जो है वो डिपेंडेंट होगा। उसके बाद है डमी वेरिएबल और इंडिकेटर वेरिएबल। कैटेगोरिकल वेरिएबल दैट आर असाइंड अ वैल्यू ऑफ 0 और 1 फॉर यूज़ इन अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। मैं सवाल करता हूँ आपसे, आप में से हर एक से, कि आप लोग जो है वो कौन सी पार्टी को लाइक करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को, फॉर एग्जांपल पीटीआई को, पीएमएलएन को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तो मैं इसकी कैटेगरी बना लेता हूँ 0 और 1। फ़र्ज़ करें अगर आपका जवाब आता है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद करता हूँ या करती हूँ, तो ये इसकी कैटेगरी होगी 1 और बाकियों की होगी 0। तो कैटेगोरिकल डाटा है कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है जिसमें हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं। ये वैल्यू 0 और 1 होती है किसी भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में। मसलन आप लोग जो है, मैं फ़र्ज़ करें अगर बात करूं, मैं किसी एक पार्टी को लाइक करता हूं, फ़र्ज़ करें पीटीआई को करता हूं या पीएमएलएन को या पीपीपी को, तो मेरा जो जवाब होगा पीटीआई का, तो ये मेरा जो है वो 1 होगा। फ़र्ज़ करें मैं पीटीआई लाइक करता हूं और बाकी दोनों के लिए 0। तो इसमें हम जो वैल्यूज़ जो है वो असाइन कर देते हैं किसी भी कैटेगरी को। तो ये डमी वेरिएबल या इंडिकेटर वेरिएबल कहलाता है। उसके बाद है डाइकोटोमस वेरिएबल। वो वेरिएबल जिसकी 2 कैटेगरीज़ हों, यानी जो 2 उसमें हो, जैसे बॉयज़ गर्ल्स हैं या मेल फीमेल है। तो वेरिएबल दैट हैव ओनली 2 कैटेगरीज सच एज जेंडर मेल एंड फीमेल, इसको डाइकोटोमस वेरिएबल कहा जाता है। उसके बाद है इंडेक्स वेरिएबल। A variable that is the combination of other variable assumed to have the same construct, यानी ऐसा वेरिएबल जिसका जो रिज़ल्ट्स आते हैं तो इसी तरह उससे मिलते जुलते कुछ और वेरिएबल उनके भी सेम रिज़ल्ट्स आएँ, तो उसको इंडेक्स वेरिएबल कहा जाता है। यानी एक वेरिएबल एक रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी उसी तरह के रिज़ल्ट प्रोड्यूस करे, तो उसको इंडेक्स वेरिएबल कहा जाता है। ए वेरिएबल दैट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ अदर वेरिएबल assumed to have same construct is called index variable। उसके बाद है लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल। लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल ये जे.एस. मिल ने दिया था कि एक सिचुएशन है, आपके पास 2 सिचुएशन है जिसमें सारी चीज़ें सेम आपने की हुई हैं। उन दोनों सिचुएशन में किसी एक चीज़ को आप ऐड या रिमूव कर देते हैं। यानी आपके पास 2 ग्रुप हैं, एक क्लास के अंदर 15-15 बच्चों के 2 ग्रुप हैं। तो दोनों ग्रुप में आप दोनों ग्रुप में से किसी एक में आप एक चीज़ को ऐड करके उसको स्टडी करते हैं, या उसी चीज़ को रिमूव करके दोनों ग्रुप्स में स्टडी करते हैं। तो अब उसकी एडिशन या रिमूवल से वो जो दोनों ग्रुप्स हैं उनके रिज़ल्ट्स में डिफरेंस आता है। तो वो डिफरेंस उस एक चीज़ के ऐड करने या रिमूव करने से आता है। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल। क्लास को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद कोई एक चीज़ आपने उसमें ऐड कर दी दोनों में से एक ग्रुप में, या फिर दोनों में से एक ग्रुप में से कोई भी चीज़ आपने रिमूव कर दी, तो फिर उनके रिज़ल्ट्स आपने जब देखे तो वो रिज़ल्ट्स जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट आते हैं। तो आप ये कहा जाता है कि वो जो रिज़ल्ट में डिफरेंस है उस एक वेरिएबल की वजह से है। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल। उसके बाद है टेक्निक्स टू कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरिएबल। जी जो हमारे पास एक्सट्रेनियस वेरिएबल होता है हम उसको कितनी टेक्निक या किन तरीक़ों से कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले रिमूविंग द एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जो बाहर के वेरिएबल हैं हम उनको रिमूव कर देते हैं। होमवर्क इंक्रीज़ या डेवलप स्टडी हैबिट्स, तो हम होमवर्क को ही देखेंगे, बाकी चीज़ें नॉर्मल रखेंगे। नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं होगा कि जो चीज़ मर्ज़ी है उसकी आती जाती जाए, ऐसे नहीं होगा। मसलन रिवार्ड को टीचर या पेरेंट्स दे रहे हैं तो वो चीज़ हम नहीं उसमें शामिल करेंगे, सिर्फ एक ही चीज़ को। बाकी एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो बाकी चीज़ें हैं, वजूहात हैं जो उसको मुतासर करें, हम उनको ख़त्म कर देंगे। रैंडमाइजेशन, जी हम पहले बात कर चुके हैं कि हम सैम्पल जो कलेक्ट करेंगे अपना
वो रैंडमली करेंगे। ये नहीं होगा कि आप अपनी मर्ज़ी से अच्छे बच्चे सेलेक्ट कर लें कि ये पढ़ने वाले हैं, ये होमवर्क करेंगे तो साफ ज़ाहिर मज़ीद उनकी हैबिट्स डेवलप होंगी। ऐसे नहीं होगा, हम क्लास में से रैंडमली बच्चे सेलेक्ट करके फिर उन पे स्टडी करेंगे कि ना बहुत अच्छे शाइनिंग स्टार बच्चे हम अपनी मर्ज़ी से ले लेंगे, ना निकम्मे बच्चे जो है हम क्लास में से पिक करेंगे, बल्कि रैंडमली बच्चे उनमें से हो सकता है कुछ अच्छे भी हो जाएँ और कुछ नॉर्मल बच्चे भी आ जाएँ। ये रैंडमाइजेशन है। उसके बाद है मैचिंग वेरिएबल। वहाँ वो सिचुएशन जहाँ पे हमारे पास रैंडमाइजेशन पॉसिबल नहीं है कि हम सारे के सारे बच्चे जो है उसमें अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर एक जैसी मिलती जुलती कैटेगरीज़ के बच्चे, जैसे फर्ज करें यहाँ पे एग्जांपल है कि क्रिकेट के लिए हमने प्लेयर फाइंड आउट करने हैं, तो हम फिर क्या करते हैं कि ये बच्चे जो है ये अच्छे बैट्समैन हो सकते हैं या बैट्समैन हैं, ये अच्छे फील्डर हैं, ये अच्छे बॉलर हैं, ये विकेट कीपर हैं, तो हम उनकी कैटेगरीज बना देते हैं। तो इसको कहा जाता है मैचिंग वेरिएबल, यानी हम ग्रुप्स बना देते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। उसके बाद है बैलेंसिंग केसेस। It means assigning subjects to experimental and control group in such a way that mean and variance of the two groups are as nearly equal as possible. तो मीन और वेरिएंस इनका देखा जाता है, जैसे जैसे हमने कर्टोसिस की बात की थी, उसमें असेसमेंट के चैप्टर में ये जो जिन लोगों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ वो इंशाल्लाह आगे जाके इस चैप्टर को डिटेल में देखेंगे। तो मीन, मीडियन, मॉड ये हम देखते हैं कि जहाँ पे ये इक्वल हो रहे हों तो हम कोशिश करते हैं कि दोनों ग्रुप्स में हम इनको जो हमारा जो डाटा होता है मीन, मीडियन और मॉड, ये जहाँ पे तकरीबन बराबर हो रहे होते हैं तो हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो सिमेट्रिकल होता है, जिसको हम नॉर्मल कर्व कहते हैं या बेल शेप कहते हैं। तो बैलेंसिंग करते हैं हम केस को। और लास्ट वन है एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। वो वेरिएबल जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को भी मुतासर कर रहा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी मुतासर कर रहा है। यानी जैसे हमने होमवर्क की बात की है कि अब होमवर्क के साथ कोई ऐसा एलिमेंट आ जाता है जो इस होमवर्क को भी मुतासर करे। मसलन उसकी वालदा देखती है कि बच्चा जो है वो रोज़ाना होमवर्क करता है, अब वो उसको इनाम देना शुरू कर देती है। अब साफ ज़ाहिर है इस इनाम से, इस प्राइज़ से, इस चॉकलेट या अप्रिसिएशन से, कोई गिफ्ट देने से बच्चा अगले दिन अपनी माँ के सामने और ज़्यादा टाइम वो होमवर्क करना शुरू कर देता है। साथ में उसकी स्टडी हैबिट्स भी डेवलप हो रही हैं। तो एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस में वो चीज़ हम देखते हैं कि जो दोनों चीज़ों को मुतासर कर रही है। The statistical test is used to remove the initial difference of covariate, यानी variable which affects the dependent variable along with independent variable. This method preferable to conventional method of matching, but it involves the use of analysis of covariance. तो covariance में analysis of covariate में वो variable जो दोनों को मुतासर कर रहे हैं हम उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। ये टेक्निक्स हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करने के। इंटरव्यू में इस दफ़ा पूछा गया था ये क्वेश्चन कि किस तरह से आप एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ये जैसे हमने बात की थी कि जब हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव देखते हैं, फिर पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर हम सैम्पलिंग करते हैं और फिर हम रिसर्च डिज़ाइन पे आते हैं। तो जो हमारा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन या रिसर्च डिज़ाइन है ये तीन तरह का होता है: प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यानी ये वीक होता है, ठीक है, और क्वासी या एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जी बज़ाहिर तो हमें लगता है कि ये हमारा बड़ा टाइट कंट्रोल है इसमें, लेकिन होता नहीं है। और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हमारा कंप्लीट या मुकम्मल कंट्रोल होता है अपने सैंपल के ऊपर, तो इसलिए इसको प्री कहा जाता है, वीक। क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इसमें बज़ाहिर अच्छी तरह हमारा कंट्रोल होता है, लेकिन दिखने में अच्छा होता है लेकिन होता नहीं है। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इसमें मुकम्मल कंट्रोल होता है हमारे, हम किसी भी चीज़ को इन आउट नहीं होने देते। तो इनकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले है प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, वीक कंट्रोल है वेरिएबल के ऊपर, और इसमें हम रैंडम असाइनमेंट नहीं करते, यानी जो हम सैम्पलिंग करते हैं वो भी हमारी रैंडम नहीं होती, और कंट्रोल ग्रुप भी हम नहीं बनाते। क्लास में जो 2 ग्रुप बनाते हैं वो भी काम हम यहाँ पे नहीं करते। दूसरा है क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, इसमें वीक कंट्रोल है, लिटिल वीक कंट्रोल यानी मुकम्मल भी नहीं है और बिल्कुल ये नहीं है कि बिल्कुल भी कंट्रोल ना हो, और ये भी नहीं है कि मुकम्मल कंट्रोल है हर चीज़ के ऊपर, यानी दरमियानी सिचुएशन है। रैंडम असाइनमेंट इसमें भी नहीं होती, लेकिन कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इसमें बनाए जाते हैं। इसमें वीक कंट्रोल है
और रैंडम असाइनमेंट इसमें नहीं होती और कंट्रोल ग्रुप नहीं होता प्री एक्सपेरिमेंटल में। इसमें वीक से थोड़ा ऊपर वाले लेवल का कंट्रोल होता है और रैंडम असाइनमेंट नहीं होती, लेकिन कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ये बनाए जाते हैं। ट्रू एक्सपेरिमेंटल में ये सारी चीज़ें होंगी जो वीक में नहीं होती। कंप्लीट कंट्रोल है, रैंडम असाइनमेंट है और इसके साथ साथ कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी बनाए जाते हैं। अब आगे हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। सबसे पहले प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, तो इनमें सबसे पहले है वन शॉट केस स्टडी। वन शॉट केस स्टडी में यूज़ ओनली वन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इसमें एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया जाता है, यानी पूरी क्लास से पूरी क्लास को सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्ट करने के बाद उस पर ट्रीटमेंट दी जाती है, कोई भी मेथड जो है उस पर अप्लाई किया जाएगा। अप्लाई करने के बाद फिर उससे पोस्ट टेस्ट, यानी वो चीज़ अप्लाई करने के बाद उससे जो टेस्ट लिया जाएगा उसके रिजल्ट्स देखे जाएंगे। तो ये वन शॉट केस स्टडी है, यानी इसमें हमने कोई कंट्रोल ग्रुप भी नहीं बनाया, इसमें हमने कोई रैंडमाइजेशन भी नहीं की और इस पर कंट्रोल भी नहीं है हमारा। चीज़ अप्लाई की और उसके बाद उसके रिज़ल्ट देखे कि क्या इसको अप्लाई करने के बाद क्या नताइज निकले। दूसरा है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। इसमें एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, पहले उसका टेस्ट लेते हैं। बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड मेथड पढ़ाने से पहले हमने टेस्ट लिया, फिर एक्टिविटी बेस्ड से पढ़ाने के बाद फिर टेस्ट लिया और इन दोनों टेस्ट के नताइज जो हैं वो हमने क्या करते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं। तीसरा है स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। इट यूज़ टू ग्रुप्स, यानी इसमें एक हम कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाते हैं। प्री टेस्ट, इसमें हम दोनों ग्रुप में अप्लाई करते हैं। ट्रीटमेंट जो है सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दी जाती है, यानी इसमें ट्रीटमेंट जैसे हमने ऊपर बात की है कि इसमें हम ट्रीटमेंट कंट्रोल ग्रुप में बिल्कुल नहीं अप्लाई करते, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ट्रीटमेंट अप्लाई की जाती है। पोस्ट टेस्ट भी अप्लाई किया जाता है और फिर रिजल्ट्स इनके आपस में नोट किए जाते हैं। वन शॉट केस स्टडी में एक पूरी क्लास है, उस पर चीज़ अप्लाई की एक्टिविटी बेस्ड मेथड से और टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद उसके नताइज देखे कि पहले और अब में क्या फ़र्क है। वन ग्रुप प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में हमने कहा कि पहले टेस्ट लिया, फिर एक्टिविटी बेस्ड मेथड से पढ़ाया, फिर दोबारा पढ़ाने के बाद टेस्ट लिया जिसको पोस्ट टेस्ट कहते हैं, फिर रिजल्ट्स जो है वो कंपेयर किए। स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन में एक कंट्रोल एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप बनाया और ट्रीटमेंट अप्लाई की एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर और उसके बाद पोस्ट टेस्ट अप्लाई किया। अब इसमें भी हमने प्री टेस्ट अप्लाई नहीं किया, सिर्फ पोस्ट टेस्ट अप्लाई किया और रिजल्ट्स देखे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, ग्रुपिंग कर दी क्लास की। उसके बाद है क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, नॉन इक्विवेलेंट प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ग्रुप डिज़ाइन। इसमें कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ये जो है सेलेक्ट किए जाते हैं। सेलेक्ट करने के बाद प्री टेस्ट अप्लाई किया जाता है दोनों के ऊपर, यानी जो हमारा कंट्रोल ग्रुप है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है दोनों के ऊपर प्री टेस्ट अप्लाई किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, इसमें ट्रीटमेंट दी जाती है, जो भी मेथड हम यूज़ करना चाह रहे हैं वो मेथड अप्लाई करते हैं और फिर पोस्ट टेस्ट और फिर उनके रिजल्ट्स आपस में कंपेयर किए जाते हैं, यानी दोनों ग्रुप्स के ऊपर हम ये चीज़ें देखते हैं। सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, प्री टेस्ट इज़ अप्लाइड ऑन बोथ द ग्रुप्स एंड रिजल्ट इज़ नोटेड। ट्रीटमेंट इज़ गिवन टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ओनली, पोस्ट टेस्ट इज़ अप्लाइड। देन आता है, यानी ये नॉन इक्विवेलेंट प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ग्रुप डिज़ाइन था। दूसरा है नॉन इक्विवेलेंट पोस्ट टेस्ट ओनली। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्री टेस्ट नहीं लेंगे, सिर्फ पोस्ट टेस्ट लेंगे। याद रखिएगा कि पहले वाले में हमने ग्रुपिंग नहीं की थी, यहाँ पे हम ग्रुपिंग कर रहे हैं और ग्रुपिंग के साथ हम प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट को देख रहे हैं। पहले में हमने प्री टेस्ट भी लिया, पोस्ट टेस्ट भी लिया। इसमें नॉन इक्विवेलेंट पोस्ट टेस्ट ओनली में हम क्या करेंगे, कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना लेंगे। बनाने के बाद हम इसमें ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसके ऊपर और फिर पोस्ट टेस्ट अप्लाई करेंगे दोनों के ऊपर और दोनों ग्रुप से टेस्ट लेंगे और उनके नताइज देखेंगे। उसके बाद है काउंटर बैलेंस डिज़ाइन। काउंटर बैलेंस डिज़ाइन में जो एक ट्रीटमेंट है ये एक ग्रुप को दी जाती है रिपीटेडली। जैसे when one treatment is given to a group repeatedly, it can affect the behavior of the subject like fatigue. In such a case, the treatment A is given to first group and treatment B is given to second group. Then treatment B is given to first group and A is given to
ग्रुप बी, एक ट्रीटमेंट हम दो ग्रुप बनाते हैं, एक ट्रीटमेंट हम ग्रुप ए को ए पे अप्लाई करते हैं और दूसरी ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं ग्रुप बी के ऊपर अप्लाई करते हैं। यानी एक को हमने कंट्रोल में रखा और एक को हमने एक्सपेरिमेंटल में रखा। एक को ग्रुप ए को फ़र्ज़ करें हमने एक्टिविटी बेस से पढ़ाया और ग्रुप बी को हम एक्टिविटी बेस से नहीं पढ़ाएंगे। इनके रिज़ल्ट्स देखेंगे अब। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ग्रुप ए को जिसको हमने पहले एक्टिविटी बेस से पढ़ाया उसको हम अब एक्टिविटी बेस मेथड से नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि अब इसको बग़ैर एक्टिविटी बेस के पढ़ाएंगे। और ग्रुप बी को जिसको हमने पहले एक्टिविटी बेस से नहीं पढ़ाया अब हम उसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेथड से पढ़ाएंगे। अब चूँकि पहले जिस पे एक ट्रीटमेंट अप्लाई की थी अब उस पर नहीं हुई, दूसरी बार उस पर हो रही है, पहले वाले पे नहीं हो रही, तो अब इनके रिजल्ट्स आपस में कंपेयर किए जाएंगे। उसके बाद है टाइम सीरीज़ डिज़ाइन। It is a single subject design or one group design. Pre-test and post-test is applied repeatedly on one group before and after the treatment in different points of the time. एक ही ग्रुप के ऊपर हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट्स को रिपीटेडली अप्लाई करते हैं। ड्रग यूज़र ट्रीटमेंट है इसकी एग्जांपल। तो ये 4 एग्जांपल हैं क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की। लास्ट वन हमारी आज की डिस्कशन का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन। याद रखिएगा जैसे हमने बात की है कि जो हमारा प्री टेस्ट है उसमें हम रैंडमाइजेशन नहीं करते, उसमें हम कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी नहीं बनाते, और क्वाज़ाई में हम जो रैंडमाइजेशन है वो नहीं करते, यानी सैम्पलिंग हम रैंडम नहीं करते, और कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो बनाते हैं। इसमें हम तीनों काम करते हैं, यानी हम रैंडमाइजेशन रैंडमली सैंपल सेलेक्ट करते हैं, हम कंट्रोल और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है वो भी हम सेलेक्ट करते हैं, और इसमें टाइट कंट्रोल होता है। हम बाकी जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैं उनको एंट्री उनकी सख्ती से उन पे बैन होता है। तो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन मोस्ट इफेक्टिव मेथड बट आल्सो मोस्ट डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म। सैम्पल इज़ रैंडमली डिवाइडेड इनटू कंट्रोल एंड सैम्पल को हम कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद हम प्री टेस्ट अप्लाई करते हैं दोनों सिचुएशन में, दोनों ग्रुप्स के ऊपर, और उसके बाद हम ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर। और फिर यहाँ पे याद रखिएगा ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपने ये पढ़े हैं जो क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंटल की, ये उसी तरह है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये होगा, आपने अपने माइंड में रखना, यहाँ पे लिखा हुआ भी शायद नहीं होगा, कि यहाँ पे जो हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे दोनों ग्रुप्स में वो रैंडम होते हैं, वहाँ पे रैंडम नहीं होते। तो दोनों के 2 ग्रुप्स बनाए, 2 ग्रुप्स बनाने के बाद हमने टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद हमने एक ग्रुप यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो अप्लाई किया, फिर बाद में दोनों के टेस्ट लिए और फिर रिज़ल्ट देखे कि इसको पढ़ाने एक्टिविटी के साथ पढ़ाने से क्या नतीजा निकला और बगैर एक्टिविटी के। रैंडमली दोनों ग्रुप सेलेक्ट किए। पोस्ट टेस्ट ओनली। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ पोस्ट टेस्ट लेंगे, प्री टेस्ट नहीं लेंगे। एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप बनाया, टाइट कंट्रोल है और पहले से कोई टेस्ट नहीं लिया, चीज़ अप्लाई की, अप्लाई करने के बाद दोनों के रिजल्ट्स हम कंपेयर करेंगे दोनों ग्रुप्स के। ये पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन है। उसके बाद है सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन। ये ऊपर वाले दोनों का मिक्सचर है कि इसमें हम ये देखते हैं कि जो प्री टेस्ट है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर जो हम लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में इसमें क्या किया जाएगा कि प्री टेस्ट लिया जाएगा, ट्रीटमेंट अप्लाई की जाएगी, अप्लाई करने के बाद फिर यानी एक्टिविटी बेस के साथ पढ़ाया जाएगा, और पढ़ाने के बाद फिर जब उनका टेस्ट लिया जाएगा तो वो जो प्री टेस्ट पहले लिया था उसके जो हैं इफ़ेक्ट्स वो पोस्ट टेस्ट में देखे जाएंगे। इसको सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन कहा जाता है। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ अबव 2 डिज़ाइन। इट हेल्प्स टू चेक whether the pre-test has any effect on the results. It randomly select 4 groups, 2 experimental and 2 control. Pre-test is only applied to experimental, 1 experimental and 1 control group. ट्रीटमेंट इज़ गिवन टू 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और फिर पोस्ट टेस्ट अप्लाई किया जाता है। यानी 4 ग्रुप बनाए जाएंगे, 2 एक्सपेरिमेंटल 2 कंट्रोल ग्रुप। एक एक्सपेरिमेंटल और एक कंट्रोल ग्रुप से हम क्या करेंगे, पहले प्री टेस्ट ले लेंगे, बाकी दोनों से नहीं लेंगे, यानी एक कंट्रोल और एक एक्सपेरिमेंट हमारा उनसे हम प्री टेस्ट नहीं ले रहे। फिर दोनों एक्सपेरिमेंटल के ऊपर हम ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद फिर हम इनसे टेस्ट लेते हैं चारों ग्रुप से, फिर हम इनके नताइज देखते हैं। उसके बाद है मल्टीपल ग्रुप विद कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। मोर देन 1 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज़ यूज्ड, यानी एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एट अ टाइम हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये चीज़ें आपसे
रिटन में बहुत ही कम पूछी जाती हैं। रिटन में जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो ये हैं, ये चीज़ें प्री एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, कॉज़ाई क्या होता है और ट्रू क्या होता है। ये जो बाकी हैं ये मोस्टली इंटरव्यू में कभी कोई पूछ ले तो पूछ ले, अदरवाइज़ रिटन में कभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ये टाइप्स ऑफ प्री एक्सपेरिमेंटल, टाइप्स ऑफ कॉज़ाई एक्सपेरिमेंटल और टाइप्स ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में क्वेश्चन अभी तक मेरी नज़र से किसी भी पास पेपर में नहीं गुजरा। जी क्या पूछना चाह रही हैं आप? सर ये काउंटर बैलेंस डिजाइन को एक दफा दोबारा बता दें प्लीज। काउंटर बैलेंस डिजाइन। जी काउंटर बैलेंस डिज़ाइन में हमने कहा कि हम 2 ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें हमारी क्लास है 30 की, तो 30 में हमने ग्रुप ए बनाया और ग्रुप बी बनाया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम ये कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, एक ग्रुप को हम कहेंगे कंट्रोल और दूसरे को कहेंगे एक्सपेरिमेंटल है। एक कंट्रोल जो कंट्रोल ग्रुप है वो फ़र्ज़ करें ग्रुप ए है और जो एक्सपेरिमेंटल है वो फ़र्ज़ करें ग्रुप बी है। अब हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर एक ट्रीटमेंट अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई हो गई, बी पे अप्लाई हुई है, ए पे नहीं हुई पहली मरतबा। फिर हम क्या करेंगे, दूसरी मरतबा यही एक्सपेरिमेंट हम दोबारा रिपीट करेंगे, दोहराएंगे। लेकिन अब की बार क्या होगा, पहले हमने बी पे अप्लाई की, ए वाले पे अप्लाई नहीं की, अब हम ए वाले पे अप्लाई करेंगे, बी वाले पे अप्लाई नहीं करेंगे। तो इस तरह इनके रिजल्ट्स जो हैं वो देखेंगे और इनको कंपेयर किया जाएगा। इसको काउंटर बैलेंस डिज़ाइन कहा जाता है। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। जी किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? संडे को इंशाल्लाह आप लोगों थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। आप लोगों का टेस्ट होगा इंशाल्लाह साइकोलॉजी का, उसको अच्छी तरह से पढ़ के तैयार करके टेस्ट आप लोगों ने देना है। बार बार मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। काम खराब है कसम, चीज़